नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ एक बार फिर आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष में। तो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मोस्ट अवेटिंग हाउसिंग स्कीम ऑफ दिल्ली, जिसका नाम है डीडीए सस्ता घर हाउसिंग सोसाइटी स्कीम। और इस स्कीम के अंदर तकरीबन 34,177 फ्लैट्स की योजना इस बार निकाली गई है, जो दिल्ली वासियों और दिल्ली के पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर जो घर शुरू हो रहे हैं वो मात्र 11 लाख रुपए से अपार्टमेंट यहाँ पर शुरू हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 11 लाख रुपए से यहाँ पर फ्लैट की जो कीमत है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पर विभिन्न तरीके के यानी कि डिफरेंट तरीके के जो साइजेस हैं अपार्टमेंट्स के, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप EWS कैटेगरी के फ्लैट ले सकते हैं, LIG, MIG, HIG और सुपर HIG, और यहाँ तक कि आप इसमें पेंट हाउस तक बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो डीडीए ने हाउसिंग स्कीम्स निकाली है वो 3 स्कीम्स निकाली हैं, जिसमें पहली स्कीम का नाम है सबसे सस्ता डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम्स 2024, और इसके बाद दूसरी स्कीम जो निकाली है वो मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम्स 2024 निकाली है, और लास्ट निकाली है द्वारका हाउसिंग स्कीम, जिसके अंदर आपको प्रीमियम सेगमेंट के अंदर अपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डीडीए सस्ता घर की हाउसिंग स्कीम्स को लेके। तो ये स्कीम्स अभी लाइव हो चुकी है, यानी कि इसकी जो डेट थी वो 22 अगस्त 2024 थी। तो 22 अगस्त 2024 से यहाँ पर लोग अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सस्ते घर का सपना अब पूरा हुआ अपना, यानी कि ये जो स्लोगन दिया गया है, तो बहुत कम कीमत वाले फ्लैट्स इसके अंदर निकाले। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हाउसिंग जो स्टार्टिंग प्राइस है 11 लाख रुपए का, इनफैक्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है। दैट मीन्स आपको ब्रोशर के अंदर ही मेंशन है कि जो हाउसेस जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं वो 11 लाख रुपए से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहे हैं। और ये जो 11 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो, ये आपको EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स है, यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर जो फ्लैट्स है, वो फ्लैट्स आपको यहाँ पे 11 लाख रुपए में उपलब्ध हो जाते हैं। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 34,177 यूनिट्स जो हैं, जो आपको इस सस्ते यानी कि सस्ते घर जो आप लेना चाहते हैं उसके अंदर है। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी पहली स्लाइड से कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम के बारे में जानते हैं। सो डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम्स 2024 जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होने वाली है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का मतलब है कि पहले आओ और पहले पाओ, यानी कि जितना जल्दी आप जाके इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप अपना एप्लीकेशन डीडीए में सबमिट करेंगे, उतना ही जल्दी यानी कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको सबसे पहले वो घर उपलब्ध कराया जाएगा। सो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के अंदर ये पूरी की पूरी स्कीम रहने वाली है। तीनों स्कीम, 2 स्कीम्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, और जो द्वारका वाली स्कीम है वो आपकी E-ऑक्शन के थ्रू होने वाली है। सो यहाँ पर कुछ है कि जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट था वो डेट 12 अगस्त को ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रकाशित किया गया था। उसके बाद जो हेल्प डेस्क था वो 20 अगस्त के लिए अंदर था। एंड ब्रोशर जो डाउनलोड आप कर सकते हैं ऑनलाइन, वो डाउनलोड कर सकते थे आप 20 अगस्त से। जो रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, यानी कि वो 22 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है जो 22 अगस्त से है। और जो बुकिंग फ्लैट की जो बुकिंग शुरू होने वाली है वो 10 सितंबर से होगी, और ये जो स्कीम चलने वाली है 31 मार्च 2025 तक चलने वाली है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी समय मिलने वाला है इस यहाँ पर अपार्टमेंट्स को, इन फ्लैट्स को बुक करने के लिए। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, क्योंकि सभी लोगों का ये जानना होता है कि कौन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी पर्सन इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है वो भारत का एक नागरिक होना चाहिए। उसकी जो मिनिमम एज है वो अप्रॉक्सीमेट 18 साल की उम्र होनी चाहिए, और वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस प्रॉपर्टी में कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप दिल्ली वासी हैं तो ही आप ले सकते हैं। आप दिल्ली के बाहर भी रहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो भी आप इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। और यहाँ पर एक EWS कैटेगरी के लिए भी जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, वो अपॉर्चुनिटी के अंदर एक क्राइटेरिया है कि 10 लाख रुपए आपकी जो फैमिली की सालाना आय है, जी हाँ 10 लाख रुपए सालाना आय आपकी फैमिली की होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो आप EWS के अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी कि जो कॉम्पिटेंसीज है आपको प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, इस फ्लैट को बाय करने के लिए, तो इस कैटेगरी के अंदर आके आप वो फ्लैट्स भी यहाँ पर बुक कर सकते हो। उसके अंदर आपको कुछ तरीके की छूट और रियायतें भी दी गई हैं। इसके साथ साथ आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए, डेफिनेटली उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, और इसमें आपके पास एक पैन कार्ड भी होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, जो आपको इसके अंदर एप्लीकेशंस
के अंदर इनरोल करने में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और एक या एक से ज़्यादा लोग भी इसको जॉइंट नाम से इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये तो रही थी बात कि आप कौन क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर कहीं भी रहते हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया है, सबसे पहला ही क्राइटेरिया ये था कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि आप इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाशिंदे हैं तो आप इस प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साउंड माइंड आपको माइंड होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, पैन कार्ड आपका होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी स्कीम है ये ऑनलाइन एंड टू एंड ऑनलाइन स्कीम होने वाली की, यानी कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से शुरू होके और इसका जो रजिस्ट्री तक का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि पूरा में आपको जो मैनुअली आपको जाके कहीं फॉर्म जमा करना होता था या आपको कहीं जाना होता था, लाइन में लगना होता था, वो बिल्कुल हैजल फ्री हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही फॉलो करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं, वो सारे के सारे अलॉटमेंट लेटर भी आपके ऑनलाइन ही आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को आपको खरीदने के लिए कैसे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो DDA की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। वो नाम है DDA www.dda.gov.in। जी हाँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कि हम ऐसी वेबसाइट पे ना चले जहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो जाए। कि ये जो वेबसाइट है www.dda.gov.in, ये अथॉरिटी की यानी कि DDA की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाके आप ये फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप फर्दर इसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। या फिर आप eservices.dda.org.in पे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जाके आपको जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो फॉलो करना होता है और यहाँ पर आपको अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होती है। वो लॉगिन आईडी जो आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है वो उस पर रजिस्टर रहने वाला है। आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स इसमें देनी है और फर्दर इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट, यानी कि आपसे जो भी फॉर्म के अंदर पूछा जाएगा उसके बाद आप इसके अंदर एक लॉगिन कर लेते हैं। उस लॉगिन के साथ आपको एक 2500 रुपये की एक रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी। जी हाँ, ये 2500 रुपये की आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये आपको वन टाइम देनी होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। यानी कि आप एक तरीके से ये समझिए कि ये आपका जो फॉर्म है उसकी एक कीमत है 2500 रुपये। एक बार अगर आपने ये लॉगिन कर लिया, यानी कि अपना एक आईडी बना लिया, तो 2500 रुपये आपको देने जो आपको रिफंड नहीं होने वाले हैं। जी बिल्कुल से आपने सही सुना। और ये 22 अगस्त यानी कि 22 अगस्त से ये शुरू हो चुका है। आप अपना एक पोर्टल में जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फॉर्म आप बाद में भी भर सकते हैं, लेकिन आप अपना क्रेडेंशियल्स जो बनाना है, आपको लॉगिन आईडी जो बनानी है वो आपको याद भी रखनी है। क्या आपने पासवर्ड बनाया है, क्या आपकी लॉगिन आईडी थी, क्योंकि आपके 2500 रुपये एक बार जा रहे हैं। अगर आप बाई चांस भूल गए तो रिट्रीव करने में कई लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो इसके साथ में ये स्कीम, जो एक स्कीम निकली थी जो दिवाली के आसपास निकली थी फेज़ 4 के लिए, अगर कुछ लोगों ने पहले इसके अंदर ऑलरेडी एनरोल करा हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, तो उनको दोबारा ये 2500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो लोग उसी लॉगिन आईडी से, उसी क्रेडेंशियल से अपना इस फॉर्म को दोबारा से लॉगिन करके और इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी या फ्लैट जितने भी हैं, ये आपको रेडी टू मूव फ्लैट्स मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये रेडी टू मूव फ्लैट्स होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनी हुई प्रॉपर्टी है। आपको यहाँ पर जाके जितनी भी पेमेंट है वो करने के बाद आपको इमीडिएट इसके अंदर पोजीशन मिल जाता है। पोजीशन की एक डेट डिसाइड होती है। आप जैसे इसके अंदर पूरी पेमेंट करते हैं, आपको एक पोजीशन लेटर होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये पूरी की पूरी जो फ्लैट्स की जो बुकिंग्स होनी है, ये रेडी टू मूव कंडीशंस में ही आपको मिलने वाले हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन के दौरान या इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको क्या करना होता है, आपको ऑनलाइन जाके जो भी फ्लैट आपको डिज़ायर्ड फ्लैट है, यानी कि आप EWS लेना चाहते हैं या आप इसमें LIG लेना चाहते हैं, तो इस सस्ते वाली स्कीम के अंदर मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 2 ही कैटेगरी है, EWS और LIG। तो यहाँ पर आपको MIG HIG का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, सबसे पहले आप इसको समझिए। तो इसके अंदर जाके सबसे पहले आपको रजिस्टर कराना होता है, आपको सस्ते योजना के अंदर, सस्ते घर योजना के अंदर। उसके अंदर आपको जाके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपको फ्लैट चूज़ करना होता है, क्या साइजेस, क्या पेमेंट ऑप्शंस आपको चूज़ करना होता है, तो वो आप इसमें कर लेते हैं। और आपने रजिस्ट्रेशन करा 2500 रुपये, आपकी क्रेडेंशियल्स बन गए, आपका एक
लॉगिन आईडी बन गया अथॉरिटी की वेबसाइट पर। उसके बाद आप सपोज आपको EWS फ्लैट बुक करना है, तो EWS फ्लैट बुक करने के लिए आपको 50,000 रुपये की एक राशि आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर डिपॉजिट करनी पड़ेगी इसके माध्यम से। उससे पहले आपको सारा फॉर्म फिल करना होगा, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा साइज़ लेने वाले हो, कौन से सेक्टर के अंदर आप लेने वाले हो, कौन से ब्लॉक के अंदर या पॉकेट के अंदर आप वो फ्लैट लेना चाहते हो, क्योंकि उसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई सारी यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो आप अपनी चॉइस की यूनिट उसमें बुक कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। तो आपको खुद से प्रॉपर्टी चूज़ करने का ऑप्शंस मिलेगा, जिसमें आप अपने फ्लोर चूज़ कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री का साइज़ यानी कि यूनिट्स अपार्टमेंट का साइज़ आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, कितना बड़ा आपको लेना है वो आप इसके अंदर चूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अगर EWS कैटेगरी में आप लेना चाहते हैं तो आपका बुकिंग अमाउंट जो है, यानी कि एक बुकिंग अमाउंट आपको 50,000 रहने वाला है। और LIG के अंदर आप आते हैं तो 1 लाख रुपए का ये बुकिंग अमाउंट आपको इसके अंदर देना पड़ता है। और मैं ये भी बता देता हूँ, ये जो अमाउंट है नॉन रिफंडेबल है। और नॉन रिफंडेबल का मतलब मेरा हो गया, वंस अगर आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया और आप इस प्रॉपर्टी को कैंसिल कराना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं XYZ किसी भी रीज़न की वजह से, कि चाहे आपके पास पैसों की कमी पड़ गई हो या आपके कोई भी इशू आ गया हो, तो उस कंडीशन में अगर आप इस प्रॉपर्टी को कैंसिल कराते हैं तो ये अमाउंट भी आपका फॉरफिट हो जाता है। तो आप पहले ही ये कोशिश करें और पहले ही ये ज्ञान में अपने ले लें कि प्रॉपर्टी को आपको लेने के लिए आपके पास पर्याप्त धनराशि है, पूरे पैसे आपके पास हैं, और उसके साथ में आप इसकी पूरी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो लोन के थ्रू आप कर सके या आप अपनी सेल्फ फंडिंग से कर सके। तो दोनों पॉइंट में आप ये प्रॉपर्टी की पेमेंट पूरी कर सकते हैं, सो दैट आपके ये जो पैसे हैं यानी कि 50,000 रुपये या आपने 1 लाख रुपये जो भी दिए हैं वो आपके फॉरफिट ना हो, यानी कि जब्त ना हो DDA द्वारा। सो ये बुकिंग अमाउंट मैंने आपको बताया, और इसमें आपको मैं ये भी बताता हूँ कि इसमें आपको पेमेंट करने का कितना समय मिलने वाला है। जी हाँ, सो ये पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरी स्कीम है ये सिर्फ डाउन पेमेंट यानी कि डाउन पेमेंट पे ही रहने वाली है, कैश डाउन पेमेंट जिसको कुछ लोग बोलते हैं। डाउन पेमेंट का मतलब है आपने बुकिंग अमाउंट दिया, आपने फ्लैट चूज़ करा, उस फ्लैट को चूज़ करने के बाद जैसे ही आप बुकिंग अमाउंट देंगे आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू होगा। वो अलॉटमेंट लेटर हो सकता है आपने बुकिंग अमाउंट दिया हो उसके विदिन 24 आवर्स आपको मिले, और जब आपको 24 घंटे के अंदर वो एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है उसके बाद आपको 2 महीने का समय दिया जाता है। 2 महीने के समय के अंदर आपको 100% पेमेंट अथॉरिटी में जमा करनी होती है। वो 100% पेमेंट आप सेल्फ फंडिंग से, यानी कि अगर आपके पास खुद पैसे हैं, वो रुपए हैं आपको देने अथॉरिटी को देने के लिए, तो आप दे सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है आप बैंक लोन के थ्रू देना चाहते हैं या किसी और ऐसी संस्था जो आपको लोन प्रोवाइड करा सकती हो उसके माध्यम से भी देना चाहते हैं, तो वो पैसे आप उनसे लेके अथॉरिटी को भी दे सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिए इसका जो टाइम है वो 60 दिन का है। 60 दिन में आपको बिना किसी इंटरेस्ट के अथॉरिटी में पैसे जमा करने होते हैं। अगर बाई चांस आपको उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ा सा डिले का मतलब है 1 महीना और डिले हो जाता है, तो 10% सालाना की दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और आपको 1 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है। और उसके फर्दर भी अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप और टाइम लेना चाहते हैं, तो आपको जो ऑथराइज पर्सन है यानी कि ऑथराइज ऑफिशियल पर्सन है उनसे एक परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि जो एक्सटेंडेड डेज होगा वो भी मैक्सिमम 3 महीने 90 डेज के लिए जाता है। तो वहाँ पे आपको 14% की पेनल्टी के साथ, 14% के इंटरेस्ट के साथ आपको वो रीपेमेंट करनी होती है। तो आप कोशिश करिए कि आपको इस झमेले में ना पड़ना पड़े और 60 दिन के अंदर ही आप उसकी पेमेंट कर सके। तो इसके अंदर एक कैटेगरी दिए गए जिसको एक कोटा दिया गया है दिव्यांगजन का। तो दिव्यांगजन लोग भी इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं और उनके लिए उनको 1 लाख रुपए तक की छूट भी दी गई है। सो उन लोगों को भी क्राइटेरिया है, वो अथॉरिटी यानी कि DDA से ही अपना एक 15 साल के लिए लोन ले सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहने वाला है। यानी कि 25% उसके अंदर आपको सेल्फ फंडिंग करनी है, 25% पेमेंट देने के बाद 75% की 15 साल तक की मंथली किस्त बन जाएंगी, जो 10% का सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। सो वो लोग भी इसके अंदर अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकते हैं इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। सो ये बेसिकली टर्म्स हैं कि आपको 60 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है। अगर आप थोड़ा सा डिले करते हैं 30 डेज़ के लिए तो उसके अंदर आपको 10% एनुअली का जो चार्ज है वो पे करना होगा। अगर उससे भी फर्दर आप जाते हैं तो वो सारे के सारे चार्जेस इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं देने पड़ते हैं। सो कुछ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पोजीशन से पहले देने होंगे। पोजीशन से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो एक एफिडेविट है जो उसके एनेक्चर में लगा हुआ है। वो एफिडेविट आपको
ये सर्टिफाइड करेगा कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया है, आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर की है, एटसेट्रा। और ये एनेक्चर आपको इसी प्रेजेंटेशन के अंदर मिलेगा या इसी ब्रोशर के अंदर आपको मिल जाता है। जो एनेक्चर है बी, यानी कि बी एनेक्चर को आप एक 10 रुपये या 20 रुपये के स्पैम पेपर पे आप इसको लगा के इसमें अपलोड कर सकते हैं। और ये एक अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग भी आपको एनेक्चर सी के अंदर मिलेगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री फॉर्मेट डेट वो है फॉर्म है जो इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है। आपको सिर्फ उसके अंदर अपनी डिटेल्स भरने के बाद ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको दिए जा सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट, यानी कोई भी ऐसा फोटो वाला आपका आईडी कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो आप कोई भी एक इसके अंदर सेल्फ अटेस्ट करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के अंदर अगेन आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट की कोई ऐसी आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सारे के सारे जितनी भी टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे ये प्रूफ होता हो कि आपका एड्रेस ये रहने वाला है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द अलॉटी या को अलॉटी, यानी कि अगर आप दो लोग साथ में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उन दोनों के पैन कार्ड आपके पास होने जरूरी होने चाहिए। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट मेंशनिंग द नेम एंड अकाउंट नंबर फ्रॉम विच मार्जिन मनी, यानी कि जिस बैंक अकाउंट से आपने वो पेमेंट करी है, यानी कि बुकिंग अमाउंट करा है 50,000 रुपये या लाख रुपए की जो आपने पेमेंट करी है, उस पासबुक की एक एंट्री और उसका फ्रंट पेज जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक की डिटेल्स, आपका नाम, और वो एंट्री रिफ्लेक्ट करती हुई जिससे आपने वो पेमेंट करी है, यानी कि आपने ऑनलाइन करी होगी तो डेफिनेटली आपके बैंक अकाउंट से पैसे गए होंगे, तो वो भी आपको अपने साथ कैरी करना है। EWS कैटेगरी के अंदर आपका सर्टिफिकेट, फैमिली का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको ये दर्शाएगा कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 10 लाख रुपए से सालाना कम है। सो TDS मेरे को नहीं लगता यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की नहीं है, तो TDS यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सो पोजीशन के टाइम से पहले आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने सेल्फ अटेस्ट करा के ये अपलोड कर देने हैं। और अब हम आते हैं इसकी प्राइसिंग को लेके। प्राइसिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको जैसे बताया था इस प्रॉपर्टी में आपको लोन भी अवेलेबल है। सो लोन के कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको फाइनेंस कर सके, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, यानी कि कोई आपको ऐसा कोई लोन वगैरह प्रोवाइड कर सके, पब्लिक सेक्टर की कोई यूनिट्स, नेशनलाइज बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC या GIC जो आपको लोन देते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC, कोऑपरेटिव बैंक्स। सो ये तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तमाम वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो होम लोन आपको प्रोवाइड कराते हैं। इन सभी के माध्यम से आप लोन भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनी भी होती है, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जो अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए भी लोन प्रोवाइड कराती है। तो वो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, लोन सारा का सारा एक्सेप्टेबल है। तो उसके बाद हम आते हैं मिस यूज, एडिशंस एंड ऑल्टरेशन एक्सेट्रा। तो इस प्रॉपर्टी का जो यूज़ है वो रेजिडेंशियल रहने वाला है, कि अगर आप इसको चाहे कमर्शियल में यूज़ करना तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये रेजिडेंशियल के अंदर यूज़ होने वाला है। इसके अंदर कुछ एडिशंस कराना चाहते हैं तो एडिशंस, यानी कि आप बाहर की तरफ से कुछ एडिशन नहीं करा सकते। हाँ, ऑल्टरेशन आप ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी DDA डिपार्टमेंट से, कि आपको सपोज़ आपने 2 फ्लैट लिए साथ में और उसमें से कोई आपको मेन सेंटर वॉल जो है, कॉमन वॉल, वो हटानी है, तो आप प्रायर इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो वो आप ऑल्टरेशन आप कर सकते हैं। इसकी अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। सो बेसिकली अगर सोसाइटी है तो इसकी मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं रहने वाली है। तो जो मेंटेनेंस है इसके अंदर कुछ RWA या एसोसिएशन ऑफ जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन बन जाती है। उसके बाद वो एक जो भी नॉमिनल चार्जेस रखते हैं मेंटेनेंस चार्जेस का, वो मेंटेनेंस चार्जेस आपको पेबल होता है। तो ये सारे चार्जेस आपने आपको देने होते हैं टाइम टू टाइमली। पोजीशन ऑफ द फ्लैट्स, यानी कि जैसे मैंने बताया था शुरुआत में ही कि ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल रेडी टू मूव आपको मिलने वाली है। तो पोजीशन ऑफ द फ्लैट आपको आपने जो भी प्रॉपर्टी चूज़ करी है एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पर, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने जहाँ है जैसी है वो प्रॉपर्टी आपको वहाँ मिलने वाली है। उसमें ऑल्टरेशन आप कुछ करा नहीं सकते हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। उस कंप्लीट करने के बाद ही आपको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको मिल जाता है। उस प्रॉपर्टी पोजीशन से पहले ही आपको जो कन्वीनियंस डीड है वो डीड भी आपको रजिस्टर कराना होती है, जिसके लिए आपको ई स्टैम्प पेपर खरीद के ऑनलाइन डिपॉजिट करने होते हैं। आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट पे आने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाके उसको रजिस्टर कराते हैं और रजिस्टर कराने के बाद उसका आप फिजिकली पोजीशन ले लेते हैं प्रॉपर्टी का।
तो कुछ लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम कब बेच सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होने के बाद ही बेची जा सकती है, अलॉटमेंट के टाइम पर या अलॉटमेंट रजिस्ट्रेशन से पहले, कन्वेंस डीड की रजिस्ट्रेशन से पहले आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। तो इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको इसकी रजिस्ट्री करानी ज़रूरी होगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपके पास एम्पल टाइम है, यानी कि 31 मार्च 2025 तक का टाइम है। तो मैं उससे पहले कोशिश आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप इस प्रॉपर्टी का पहले एक बार फिज़िकल एक इंस्पेक्शन करें, साइट विजिट इसकी करें, उसके बाद ही आप इसके अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो करें। क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं, यानी कि हर ब्लॉक के अंदर, हर पॉकेट के अंदर यहाँ पर फ्लैट्स की जो सैम्पल फ्लैट है वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्लियरली मेंशन भी है, द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द साइट एंड इंस्पेक्ट द फ्लैट्स एंड सेटिस्फाई देमसेल्फ। यानी कि एक बार आप जाएं, प्रॉपर्टी को देखें, उसके तसल्ली करें, उसके बाद ही आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दरख्वास्त है, क्योंकि जो लोग को लगता है कि फ्लैट्स कैसे होने वाले, क्या होगा, तो आपकी वो जो क्यूरियोसिटी है, वो जो डाउट है, वो आप साइट पे जाके भी आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको एक संतुष्ट करेगा। और आपको इंस्पेक्शन के लिए 7 दिन ये अपार्टमेंट्स खुले होने वाले हैं, 10 बजे से 6 बजे तक। यानी कि डेली आप 10 to 6 आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। पूरे वीक में, थ्रू आउट वीक, कोई छुट्टी वाला दिन नहीं होगा। वहाँ पर आपको हर ब्लॉक के अंदर, जैसे फ्लैट नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सो जैसे ये लोकेलिटी है सेरसपुर, ये जो लोकेशन है, यहाँ पर LIG की कैटेगरी में फ्लैट नंबर C2 261 नंबर फ्लैट है, जो सैम्पल फ्लैट है। और यहाँ पर आपको मिलेंगे श्री सुधांकर सेन जी मिलेंगे, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है, और मिस्टर अभिषेक गुप्ता, वो भी स्क्रीन पर यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। सो इस तरीके से लोकनायकपुरम, रामगढ़, नरेला का G8 पॉकेट 3, जिसमें ये सारी की सारी कैटेगरी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मैं थोड़ा सा पॉज भी कर लूँगा, सो दैट अगर आपको ये पूरा का पूरा विजिबल हो रहा हो तो आप ये देख सकेंगे कौन से फ्लैट के आपको देखना है, कहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, किससे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये कंसर्न पर्सन्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं, कि कोई AE है, सिविल इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है। तो ये आप देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये डिटेल्स है आपको LIG और EWS फ्लैट्स अगर आपने देखना है, विजिट करना है, तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये फ्लैट नंबर्स हैं। आप खुद से जाके भी इन फ्लैट्स को अंदर से देख सकते हैं, कैसे लुक एंड फील आने वाला है, क्या बिल्ड क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी अदर जनरल कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के लिए भी अगर आप हमसे 1-to-1 कॉन्टैक्ट भी करना चाहेंगे तो हम आपको बताते हैं। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से आऊँगा इसकी प्राइसिंग को लेके, कि इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। जी हाँ, सो जैसा मैंने बताया था, इसमें 34,177 यूनिट्स हैं टोटल, जो सस्ते घर योजना के अंदर है, स्कीम के अंदर। इसके अंदर अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर के बाद लोकेलिटी है, यानी कि कौन सा एरिया के अंदर आप फ्लैट चूज़ करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर आता है, EWS LIG, ये 2 ही कैटेगरी हैं आपको सस्ते घर के अंदर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स, यानी कि सेरसपुर में जैसे 700 फ्लैट्स अवेलेबल हैं, नरेला के G2 पॉकेट 2 के अंदर 482 482 फ्लैट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर नरेला की अगर हम बात करें, नरेला के LIG फ्लैट्स में 11,752 यूनिट्स हैं। और इसका जो ये यूनिट्स के साइजेस हो गए, एंड इसके जो साइजेस हैं, साइजेस यहाँ पर 35.76 स्क्वायर मीटर से लेके 36.39 स्क्वायर मीटर तक, यानी कि ये रेंज रहने वाली है। कुछ फ्लैट छोटे, कुछ फ्लैट बड़े भी हो सकते हैं। तो ये LIG यानी कि सेरसपुर के अंदर जो 700 फ्लैट्स हैं, उनका टेंटेटिव साइज जो है वो 35 स्क्वायर मीटर से लेके 36 स्क्वायर मीटर तक का है। और इसका जो प्राइस रहने वाला है 17 लाख रुपए से लेके 17,41,000 से लेके 17,71,000 रुपये। इस स्कीम की सबसे जो खूबसूरत योजना है वो ये है, खूबसूरत स्कीम जो है वो है कि इसके अंदर आपको 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है DDS द्वारा। यानी कि ये फ्लैट आपको 14,80,000 रुपये से लेके 15,10,000 रुपये में मिलने वाला है। तो शायद ही आपको इस तरीके की स्कीम्स कोई अथॉरिटी या कोई ऐसे सरकारी कंपनी आपको ऐसे देती हो। ये आप देख रहे हैं 15%, 10%, 15%, 15%, ये आपको ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के अंदर आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। सो टेंटेटिव प्राइस ये था। उसके बाद डिस्काउंटिंग करने के बाद आपका जो प्रपोज डिस्काउंट प्राइस आता है वो ये प्राइस आ जाता है, जहाँ पे सबसे सस्ती प्रॉपर्टी आपको 11,54,000 रुपये से शुरू हो जाती है और तकरीबन 14 लाख रुपए की आपको ये मिल जाती है। सो जैसा मैंने बताया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो 34,177 यूनिट्स हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अपना मकान ले सकते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सस्ते दामों पर मकान यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी ने
बहुत अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पर ऑफर किया हुआ है। आज की मार्केट में हम बात करें दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी 40-45 लाख रुपए से कम अवेलेबल नहीं है, लेकिन दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और दिल्ली जैसी मतलब भारत की कैपिटल होने के बावजूद यहाँ पर 11 लाख रुपए से आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रॉपर्टी लेना शुरू हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो 34,177 यूनिट्स रहने वाली है, और ये यूनिट्स वाकई में बहुत सारे लोगों को एक अपना जो सपना है घर लेने का दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं इसमें पूरा होता हुआ दिख जाता है। आप ये सारी की सारी लोकेशंस हैं, इस लोकेशंस के अंदर किस कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं और क्या क्या मतलब कितनी यूनिट्स इसमें अवेलेबल हैं, और ये साइजेस हैं यानी कि मीटर के अंदर ये साइजेस दिए हुए हैं स्क्वायर मीटर के अंदर। ये टेंटेटिव प्राइस है, क्या प्राइस इसका रहने वाला है, यानी कि ये प्राइसेस की अगर हम बात करें ये प्राइसेस रेंज है, और इस रेंज के बाद डिस्काउंटिंग के बाद आपको ये फाइनल प्राइसिंग इस प्रॉपर्टी में मिल जाती है। सो ये आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया। और मैं बताता हूँ आपको जो एनेक्चर मैंने बताए थे, ये एनेक्चर के फॉर्मेट है, इसमें सिर्फ अपना नाम, फादर्स नेम, अपनी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह डाल के ही आपको यही फॉर्म का जो फॉर्मेट है यही अथॉरिटी में अपलोड करना है, एनेक्चर बी, एनेक्चर सी अंडरटेकिंग्स होने के बाद। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या साइजेस अवेलेबल हैं और क्या क्या साइजेस के अंदर कैसा लेआउट आपको दिखने वाला है, कौन से पॉकेट में कितनी यूनिट्स है, तो ये एनेक्चर डी है। इसके अंदर आपको लेआउट्स प्लान, पॉकेट 1, डिफरेंट पॉकेट्स के सेक्टर्स के सारी की सारी डिटेलिंग है। तो ये सबसे पहले एक एग्जांपल हम देखते हैं। लेआउट प्लान पॉकेट 1 का है, सेक्टर G2 G6 नरेला यानी कि नरेला के अंदर है, जिसके अंदर हम इस वाले पॉकेट की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये वाला पॉकेट रहने वाला है जो आपको ये पूरा का पूरा कलर एरिया में जोनिंग में दिख रही है। तो उसके अंदर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 पॉकेट, यानी कि सेक्टर G2 से G6 के अंदर नरेला में 6 पॉकेट इसमें होने वाले हैं। इस पॉकेट की अगर हम बात करें, ये पॉकेट कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं, यानी कि पॉकेट 1 के अंदर ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ये अपार्टमेंट्स हैं। एक पॉकेट के अंदर आप ये सारी की सारी अपार्टमेंट देख रहे हो, ये ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया के साथ ये रोड की मूवमेंट का एरिया है। ये एक एंट्री यहाँ से हो गई, एक एंट्रेंस यहाँ से मिल गई, यानी कि आपको इसमें सोसाइटी के अंदर 2 एंट्रेंस आपको यहाँ, एक एंट्री यहाँ से, एक एंट्री यहाँ से मिल जाती है। ये सारा का सारा आपका मूवमेंट, कार मूवमेंट का एरिया हो गया। ये आपका ग्रीन एरिया जहाँ पर आप बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया हो गया, ये ग्रीन एरिया, जितना भी आप ग्रीन एरिया देख रहे हो ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से बात करें पॉकेट 3 की, सो पॉकेट 3 में भी जो लेआउट है, यानी कि पॉकेट का लेआउट कुछ इस तरीके से रहने वाला है। फिर हम बात करते हैं G6 नरेला की, और जहाँ पे पॉकेट 4 है। सो ये सारे के सारे आप ब्रोशर्स में भी आप देख सकते हो, ब्रोशर्स में आप अपने टीवी में यानी कि आप फ़ोन के अंदर भी आप इसको जूम करके देख सकते हो। और ये तो पॉकेट्स है, इसके बाद मैं आपको यूनिट्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पॉकेट 6 पॉकेट जो है आपका इस तरीके से रहने वाला है, जिसमें LIG और EWS दोनों कैटेगरी के अपार्टमेंट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट्स के साइज़, या यानी कि यूनिट्स जो हमारी किस साइज़ की होने वाली है। ये हम देख रहे हैं यूनिट प्लान EWS फ्लैट्स का, पॉकेट 1 3 4 5 6 के अंदर G2 to G6 जो हमने पॉकेट सबसे पहले शुरू का देखा था, उसके अंदर बेसिकली जो बिल्डिंग बन रही है G+4 की ये बिल्डिंग है। G+4 के अंदर ये आपका मेन एंट्रेंस स्टेयर से हो गया। स्टेयर से एंट्री करने के बाद 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट और ये 4 फ्लैट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, 1 फ्लैट की एंट्री ये होगी, एक दूसरी एंट्री, थर्ड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री। स्टेज पे आपको ये चारों फ्लैट्स की एंट्रेंस मिल गई। इसकी एंट्री के लिए सबसे पहले लिविंग एरिया मिल गया, लिविंग एरिया के बाद ये आपको किचन एरिया हो गया, किचन एरिया के बाद बाथरूम और ये WC एरिया, ये थोड़ा सा लॉबी का एरिया दिया हुआ और ये आपका बेडरूम है, और ये आपको काइंड ऑफ बालकनी या सिट आउट एरिया दिया हुआ है आपके अपार्टमेंट के अंदर। सो बात करते हैं हम, एक यूनिट्स ये हो गई, अगेन दूसरी यूनिट ये हो गई, सेम थर्ड यूनिट एंड अगेन फोर्थ यूनिट आपकी ये वाली यूनिट यहाँ पर हो जाती है। सो ये यूनिट्स आपको इसी तरीके से ब्लॉक वाइज और पॉकेट वाइज आपको देखने को मिलती है। सो ये हमने देख लिया। एंड ये जो यूनिट प्लान है ये LIG फ्लैट्स का यूनिट प्लान है। LIG यूनिट्स फ्लैट का आप देखेंगे कॉरिडोर दिया हुआ है, 1200 mm का कॉरिडोर है। उसके बाद जो एंट्रेंस रहने वाली है आपकी एंट्रेंस, ये एक एंट्रेंस ये हो गई, एक एंट्रेंस यहाँ पर ये हो गई। इसके साथ में आपको एंट्री करते ही आपको लिविंग रूम मिल गया, लिविंग रूम के साथ में आपको ये बाथरूम एरिया, ये वॉशिंग मतलब वॉश बेसिन का एरिया और आपको WC यानी कि टॉयलेट सीटिंग वगैरह मिल गई। ये आपका बेडरूम है, बेडरूम के साथ में किचन एरिया और ये बालकनी आपको दी गई है जो हम LIG
के साइज़ की बात करते हैं और ये LIG के साइज जैसे मैंने आपको बताया, ये सेक्टर पॉकेट 1, 3, 4, 5, 6 सेक्टर G2/G6 नरेला के अंदर ये सेक्टर रहने वाला है। तो इसके अंदर एक यूनिट हमें यहाँ पर मिल जाती है, दूसरी यूनिट हमें यहाँ पर मिल जाती है, सेंटर में हमें कुछ शाफ्ट का एरिया भी मिल जाता है। सो अगेन बात करते हैं G7/G8 नरेला के जो सेक्टर है उसके अंदर पॉकेट 6 का ये लेआउट है, पॉकेट 7। तो ये इन सारे लेआउट से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन से पॉकेट के अंदर कौन सी यूनिट लेना चाहते हैं, किस फेजिंग की आप यूनिट लेना चाहते हैं, कहाँ से एंट्री कहाँ से एग्जिट होने वाली है। तो वो सारी की सारी डिटेलिंग है आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये पूरा का पूरा की प्लान भी यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ है, की प्लान के थ्रू भी आप इसमें देख सकते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी दी है कि ये जो कलरिंग है, यानी कि ये वाला जो नंबर यूनिट्स है, ये बेसिकली आपको LIG फ्लैट्स रहने वाला है। ये थोड़ा डार्क शेड वाला आपको ये EWS कैटेगरी के रहने वाले हैं। ये कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे क्लब हाउस वगैरह अगर यहाँ पर बनता है तो ये क्लब हाउस के लिए फैसिलिटी है, जहाँ पर आप अपने डे टू डे के या फिर कोई इवेंट्स वगैरह सोसाइटी का रखना चाहते हैं। ये आपको ग्रे कलर की जितनी भी रोड्स हो गई, अगेन ग्रीन एरिया और यूटिलिटी सर्विसेज एरिया, ये पूरा का पूरा जहाँ पर कुछ ना कुछ जनरेटर्स वगैरह या फिर कोई पावर हाउस वगैरह ये ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए होंगे। तो इस EWS कैटेगरी में ऑलमोस्ट ये पहले जो मैंने आपको बताया था ये ऑलमोस्ट सेम ही है, और ये एरिया भी आपको इस पॉकेट के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम डायमेंशंस के साथ ये अपार्टमेंट मिल पा रहा है। सो हम बात करें पॉकेट 2 नरेला सेक्टर G2 सेक्टर्स की, तो G2 सेक्टर्स का लेआउट ये उसका पॉकेट 4, पॉकेट 5 और पॉकेट 5 के अंदर आपको EWS पॉकेट 2 के अंदर सेक्टर G2 है नरेला का, जिसके अंदर पॉकेट 3, 4, 5 सेक्टर्स के अंदर EWS फ्लैट है, जिसका लेआउट कुछ इस तरीके से होने वाला है। मेन एंट्री के बाद आपको एक रूम मिल जाता है, रूम के आगे थोड़ा आप जाते हैं मल्टीपर्पज़ आपको एक हॉल मिल गया, रूम मिल गया, जहाँ पर किचन के लिए रेस्ट के लिए वो एरिया देख सकते हो। उसके बाद आपकी बाथरूम एरिया हो गया और यहाँ पे आपको WC यानी कि टॉयलेट का एरिया यहाँ पर मिल जाता है। ये LIG फ्लैट की यूनिट्स का डायमेंशंस है, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ से आपने एंट्री किया, लिविंग रूम आपको मिल गया, लिविंग रूम के सामने ही आपका किचन एरिया है। देन लॉबी से आपको बेडरूम की एंट्री, टॉयलेट की एंट्री और ये बाथरूम यानी कि वॉशिंग एरिया, और ये थोड़ा सा शाफ्ट एरिया भी मिलता है। यहाँ पर आपको क्रॉस एयर वेंटिलेशन भी मिल जाती हैं। सो अगेन EWS कैटेगरी के जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सभी तरीके के डिफरेंट साइजेस हैं, क्योंकि हर कैटेगरी में हर ब्लॉक के अंदर हर पॉकेट के अंदर यहाँ पर आपको डिफरेंट साइजेस की जो यूनिट्स आपने देखी थी पिछली स्लाइड्स में। सो यहाँ पर ही अगर हम देखेंगे तो रूम नंबर यहाँ से हमने एंट्री किया LIG के अंदर, रूम नंबर 1 किचन एरिया, अगेन बेडरूम एरिया, बाथरूम एरिया, WC एरिया और यहाँ पर बालकनी आपको बेडरूम के साथ में दी गई है। तो ये बेसिकली आपको 1 EWS में ऑलमोस्ट आपको सिंगल यूनिट प्लस लॉबी के साथ मिलती है, और LIG के अंदर आपको 1+1 हम बोल सकते हैं 1 BHK जिसको बोलते हैं 1 बेडरूम हॉल किचन। और ये कुछ इसकी इमेजेस हैं जो अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनकी इमेजेस आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं, तो ये लेफ्ट आउट प्लॉट्स भी हो सकते हैं। कुछ नई बिल्डिंग्स बनी है, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी नई सोसाइटी भी मिल जाती है। तो ये एलिवेशन रहने वाला है इस प्रॉपर्टी का। ये रोड्स है, ग्रीन एरिया भी आप देख रहे हो। सो आशा करता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन रही, ये जो वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ करने की कोशिश करी, आपको काफ़ी समझ आई होगी। और ऐसे ही हम अगली वीडियोस भी इसमें बनाएंगे जो मध्यम वर्गीयों के लिए होने वाली है। मध्यम वर्गीय में भी क्या स्कीम्स, क्या साइजेस रहने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही समय लूँगा, और चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको भविष्य में भी मिलने वाली है। ऐसी हाउस गेम स्कीम्स और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।